की आवाज आएगी। लीजिए आपने नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले डालते हैं क्या है इस घंटे की हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल होगा मतदान। 13 राज्यों की 88 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। तीसरे चरण के लिए ताबड़तोड़ रैलियां जारी। प्रधानमंत्री ने मुरैना में चुनावी रैली में कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। यूपी के आगरा और आंवला में भी साधा निशाना। विपक्षी दलों की भी तूफानी रैलियां जारी। प्रधानमंत्री ने विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस पर किया बड़ा हमला। कहा, इंदिरा गांधी की संपत्ति के लिए राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए किया था खत्म। बीजेपी के बाद बीएसपी ने भी नियत पर उठाए सवाल। मायावती ने कहा, कांग्रेस को उसकी दागदार विरासत से नहीं मिल सकती मुक्ति। चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भेजा नोटिस। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मांगा जवाब। यूपी की कन्नौज सीट पर मुकाबला हुआ दिलचस्प। भाजपा के सुब्रत पाठक के खिलाफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भरा पर्चा। सुब्रत पाठक ने सपा कार्यकर्ताओं का भी समर्थन मिलने का किया दावा। शरद पवार के एनसीपी ने मुंबई में जारी किया अपना चुनाव घोषणा पत्र। चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन पर्चा भरने का काम जारी। और आईपीएल में आज हैदराबाद की बेंगलुरु से होगी टक्कर। प्लेऑफ की दौड़ में लगभग बाहर हो चुकी आरसीबी को अपनी दूसरी जीत की है तलाश। तो बुलेटिन की शुरुआत में करते हैं सबसे पहले 24 की चुनौती से। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। इस चरण में 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में केरल की सभी 20 सीटें, कर्नाटक की 28 में से 14 सीटें, राजस्थान की बची हुई 13 सीटें, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8-8 सीटें, मध्य प्रदेश की 6, असम और बिहार की 5-5 सीटों पर चुनाव होगा। वहीं छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटें, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर कल मतदान होगा। दूसरे चरण में चुनाव में विभिन्न पार्टियों के प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी के तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण से चुनावी मैदान में हैं। मथुरा से तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं हेमा मालिनी और मेरठ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं अरुण गोविल। ये दूसरे चरण के चुनाव में शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा बिहार की पूर्णिया सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। और कोटा में कल लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। पोलिंग पार्टियां ईवीएम के साथ अपने अपने स्थलों के लिए रवाना हो चुकी हैं। मतदान की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने।
देख सकते हैं ये तमाम बसेस यहाँ पर लगी हुई हैं, पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं। कल राजस्थान में दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव है और कोटा उनमें से एक है। मेरे साथ एक पोलिंग पार्टी है, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ जा रहे हैं आप? निर्मला मित्तल, मेरा पार्टी क्रमांक है 846 और हम सोफिया स्कूल जा रहे हैं। किस तरह की तैयारी की गई है इस बार मतदान के लिए? जी बहुत अच्छी तैयारी करी गई है और यहाँ वैसे भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई हालात नहीं रहते हैं। यहाँ बहुत शांति से मतदान होता है, कोई दिक्कत। आपका क्या नाम है? पूजा शर्मा। पूजा, ये बताइए कि किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई है और कब तक आपका पहुंचना है? हमको ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी गई है। PO3 की ट्रेनिंग, PO3 हूँ मैं एक्चुअली, पर PO फर्स्ट से लेके PRO से लेके सारी ट्रेनिंग हमें दी गई है। बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। किस तरह की ट्रेनिंग थी वो? हमें सारा, जैसे ऑब्जर्वर है अगर तो कैमरे का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज वहां से लानी है वो भी बताया गया। सबके जो काम है अलग अलग डिवाइड है, उसकी ट्रेनिंग तो दी है। साथ ही जैसे ये PO3 है, फिर भी इनको PO फर्स्ट, PRO और PO2 की भी ट्रेनिंग दी गई है। मैं PO2 हूँ, अनिल कुमार गालो, फिर भी मेरे को PRO की, PO फर्स्ट की और PO2 की और PO3 की भी ट्रेनिंग दी गई। यानी कि सबको एक दूसरे की ट्रेनिंग दी गई है, यानी कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट रखा गया। बिल्कुल। अच्छा, आप इस पोलिंग पार्टी के साथ जा रहे हैं? हाँ, हर बस पे एक कितने पुलिस वाले तैनात होते हैं? एक बस पे 2 जवान हैं और एक महिला कांस्टेबल। तो जैसे कि आपने सुना, ये टीम निकल रही है यहाँ पर लोकल कोटा के लिए, लेकिन बहुत सारी टीम है जो दूर दराज इलाकों में भी निकल रही हैं और ग्रामीण इलाकों में भी जा रही हैं, ताकि कल जब मतदाता आए तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। कैमरामैन रमाकांत के साथ में विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज, कोटा। और तीसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के आगरा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विपक्ष के गठबंधन पर युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा न करने का आरोप लगाया। उन्होंने राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के दौरान हुए पेपर लीक के मामले को उठाया और कहा कि अभी जो खुलासा हुआ है उससे साबित हो गया है कि इसमें सीधे तौर पर कांग्रेस के लोग शामिल थे। हमने स्थानीय भाषाओं में परीक्षाओं का प्रावधान किया। हमने सरकारी व्यवस्थाओं को फेसलेस बना दिया। साथियों, दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने आजादी के बाद से ही भाई भतीजावाद को बढ़ाया, युवाओं की क्षमता को बर्बाद किया। अभी इसका ताजा प्रमाण मिला है, आप जरा सुनिए और लोगों को बताइए। शायद आज आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, ताजा प्रमाण मिला है। हमारे पड़ोस में राजस्थान में, वहां कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के अपने लोगों ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री के करीबी ने कल एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है और सार्वजनिक रूप से किया है, और अभी तक कांग्रेस के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक यानी नौजवानों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। वो कहते हैं कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक में गहलोत सरकार, कांग्रेस के गहलोत की सरकार खुद शामिल थी और कोई और नहीं कह रहा है। जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कार्यालय में काम करने वाले सज्जन थे वो कह रहे हैं। आप बताइए मेरे नौजवानों, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा धोखा मेरे देश के युवाओं के साथ नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री ने आगरा की रैली में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण से वंचित किए जाने की इंडी गठबंधन की साजिश से उन्हें आगाह किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन पिछले दरवाजे से ओबीसी कोटे में कटौती कर इसे मुस्लिम वर्ग को देना चाहता है। यूपी में भी यही खेल खेलने का है, यही कारनामा दोहराना है। देश में जहां जहां मौका मिले, ये पिछले दरवाजे से चोरी छिपी से ओबीसी का हक लूट लेना, एससी का हक लूट लेना,
एसटी का लूट लेना और उनको दे देना, और इसमें उसे समाजवादी पार्टी का पूरा साथ मिल रहा है। आप याद कीजिए 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार ने तब भी ऐसी ही कोशिश की थी। इन्होंने ओबीसी के आरक्षण का एक हिस्सा धर्म के आधार पर माइनॉरिटीज को देने का फैसला किया था, लेकिन तब ये अपने इरादों में सफल नहीं हुए। यूपी के लोगों को और विशेषकर ओबीसी समुदाय को कांग्रेस और सपा का ये खतरनाक खेल, कांग्रेस और सपा का ये खतरनाक खेल, ये मेरे ओबीसी भाइयों बहनों को समझना पड़ेगा। दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को ये सपा कांग्रेस का खेल समझना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुरैना में एक चुनावी जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उन पर किए जा रहे अपशब्दों पर लोगों से ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने राहुल गांधी को नामदार कहकर संबोधित किया और कहा कि वो स्वयं कामदार हैं और वे उन्हें कुछ भी कह सकते हैं। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार हैं, हम तो कामदार हैं, और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं, अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूं, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए। वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे, आप अपना समय खराब मत कीजिए। तो ये मेरी सोशल मीडिया में जो लोग बहुत नाराजगी से कुछ न कुछ कहते रहते हैं, टीवी मीडिया वाले भी कहते हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है भाई, इन नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं, हम सहन करेंगे, सहन भी करेंगे और मां भारती की सेवा भी करेंगे। हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों, जरा भी रुकेंगे नहीं, ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार भी चुनाव से जुड़ी हुई खबरें बाकी हैं। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। यकीन है खुद पर है नाज, सुनती हूँ अपने मन की आवाज, कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज, हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे प्राउड वोटर कहलाऊंगी, पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद।
कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर संग्राम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुरैना में एक चुनावी जनसभा में कांग्रेस के विरासत पर टैक्स लगाए जाने के विचार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व पीएम राजीव गांधी के कार्यकाल का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति को हासिल करने के लिए पहले से चले आ रहे विरासत टैक्स को खत्म कर दिया था। मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कियत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया। तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। बिना टैक्स के अपने परिवार की 4 पीढ़ियों की अकूत धन दौलत हासिल करने के बाद अब ये लोग आप जैसे सामान्य मानवी की विरासत, आपकी मेहनत की कमाई, जो आपने अपने बच्चों के लिए बचत करके रखा है, उस पर टैक्स लगा करके आधी संपत्ति लूटना चाहते हैं। और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांग्रेस हाईकमान के करीबी नेता सैम पित्रोदा के बयान पर जोरदार हमला किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मायावती ने सिलसिलेवार पोस्ट किया है और कांग्रेस हाईकमान पर भी सवाल उठाए हैं। मायावती ने लिखा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा भारत में धन के वितरण की आड़ में अमेरिका की तरह निजी संपत्ति पर विरासत टैक्स की सोच और उसकी पैरवी गरीबों की भलाई का कम बल्कि राजनीति से प्रेरित गरीबी हटाओ की चर्चित नारे से लोगों का ध्यान बटाने के लिए चुनावी प्रयास ज्यादा लगता है। मायावती ने यह भी कहा कि भारत में संपत्ति, सरकारी भूमि वितरण आदि से जुड़े मामलों में दलितों व वंचितों के लिए न्याय का सवाल है, तो इनकी सरकारों की सही नीयत के अभाव के कारण यहाँ गरीबी, पिछड़ापन, पलायन की विवशता आदि दूर नहीं हो पाई। कांग्रेस को उसकी ऐसी दागदार विरासत से मुक्ति मिलना मुश्किल है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो में न्याय पत्र पर लगाए जाने वाले सभी आरोपों को गलत बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस की ओर से जारी न्याय पत्र में कुछ भी विवादास्पद नहीं है। और इस खबर के साथ साथ हम आपको लिए चलेंगे सीधे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई दिल्ली से सीधे लाइव। Sudhir, regarding your question about the Tibetan issue and which you
pointed out. I am not aware of these issues right now. I don't have an update on it, but let me check and let me come back to you on that. Suhasini, regarding your visit, regarding your question about NSA's visit, you know, our National Security Advisor is in St. Petersburg to attend the 12th International Meeting of high-ranking officials responsible for security matters in St. Petersburg. And on the sidelines, he's had several other meetings, including with his counterpart, Patrushev, in Russia. They've discussed several issues which form part of a bilateral agenda. And he also had several other meetings with, including Mr. Celso Arim from Brazil. As far as your question regarding Indian nationals is concerned, let me tell you, we are very actively pursuing these matters at various levels, including with the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Ministry of Defense, and several other organizations there. And we are committed to bring back all the people who've gotten in touch with us and want to be released and repatriated and returned back home. 10 such individuals have come back to India. They have been released and they have returned home. We have been assured by the Russian side that the other Indians who are there, they'll also be released and they'll return home. We are working out those details, and you will have more update on that later. Also, we had a story in your newspaper today on that particular issue. Also, the one single gentleman that you raised, that you had highlighted, on that particular issue also, we are working. We are in touch with Russian authorities, and we remain committed to bring him back to India as well. मालदीव को लेकर आपका सवाल, संतोष जी, मालदीव के सारे हमारे पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं. हमारा उनके साथ डेवलपमेंट कोऑपरेशन का प्रोग्राम, कई एक प्रोग्राम चल रहा है. हाल ही में आपने देखा होगा मालदीव में वहाँ पर पार्लियामेंट्री मजलिस का इलेक्शन हुआ है. उस पर सक्सेसफुल इलेक्शन, उस पर हम लोग उनको बधाई देते हैं. और हमारे और मालदीव के बीच में जो पार्लियामेंट के लेवल पे है, एक दूसरे के साथ काफ़ी सारे एक्सचेंजेस होते हैं. और हम आशा ये करते हैं कि आने वाले दिनों में जो नई मजलिस आएगी उसके साथ भी हम ये ऐतिहासिक कड़ी जो है हमारा एक्सचेंजेस को हम बनाए रखेंगे. उमा शंकर जी, आपका सवाल 16 लोगों को लेके है जो जहाज पे हैं, MSV आयरिस पे. आपको ज्ञात होगा कि एक लड़की जो वहाँ थी वो वापस आ गई. जो 16 लोग हैं वो उनकी हम लोगों ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा था, जो हमें मिला. हम लोग के अफसर वहाँ गए, जाके मिले. वो लोग सब अपने परिवार के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं. उनका सेहत बेहतर है, अच्छा है, और वहाँ जहाज़ पे वो लोग कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है. जहाँ तक उनके वापस आने का जो प्रश्न होता है, वो वापस आने में थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ है. उनके कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, वो एक बार वो पूरा हो जाए, उस पर डिपेंड करेगा कि कब वो वापस आएंगे. कैन वी गो फॉरवर्ड देन? मधु सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से. तो आप देख रहे थे रणदीप जायसवाल, MEA के स्पोक्स पर्सन. वो MEA से जुड़े हुए, तमाम विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए प्रश्नों का जवाब दे रहे थे. तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही. हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.